वर्तमान में पोक्सो एक्ट को लड़ाई का मैदान बना दिया गया है। एक स्टेक होल्डर की रक्षा व सहायता के नाम पर दूसरे स्टेक होल्डर्स को कानूनी और सामाजिक रूप से नष्ट किया जा रहा है। किसी भी मामले में स्टेक होल्डर वह पार्टी होता है जिसके हित उस मामले से जुड़े होते हैं। इन पोक्सो एक्ट वाले केसेस में एक स्टेक होल्डर के भविष्य को योजनाबद्ध रूप से उजाड़ा जाता है। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में लड़का लड़की के बीच में विकसित हो गए प्रेम को शिकायतकर्ता परिवार के द्वारा लड़की की उम्र को छोटा लिखवाकर इसे बालकों के लैंगिक शोषण पर आधारित अपराध की तरह पेश किया जाता है। लड़के को जघन्य अपराधियों की तरह देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर प्रेम वाले पोक्सो एक्ट के मामलों में बेल और ट्रायल के कानून को चिन्हित किया है। आज का केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध। स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल थी 10,656 ऑफ 2025, जिसे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने 9 जनवरी 2026 को यानी अब से कुछ ही पहले डिसाइड किया है। इस केस की शुरुआत FIR नंबर 622 ऑफ 2022 डेटेड 24 नवंबर 2022 थाना कोतवाली उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से होती है। FIR में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उनकी 12 साल की बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया है, जिसके आधार पर IPC की सेक्शन 363, 366 और पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 और 8 को लगाकर FIR दर्ज की गई। पता चला कि पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। उम्र को लेकर स्कूल के रिकॉर्ड और पीड़िता के खुद के बयानों में बड़ा अंतर था। बाद में स्टेटमेंट्स में भी यह अंतर सामने आया। लड़का और लड़की दोनों के बीच में गहरी निकटता का एंगल भी मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोमियो जूलियट टाइप केस के रूप में देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट वास्तविकता को देख नहीं सका। जब यह मामला हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी उस पीड़ा को अनुभव किया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। हाई कोर्ट ने FIR और स्कूल का रिकॉर्ड देखा। दोनों जगह उम्र अलग अलग लिखी हुई थी। सेक्शन 161 और 164 CRPC के बयानों में आपस में गहरी विसंगति थी। लड़की ने दोनों बयानों में अपनी उम्र को अलग अलग बताया था और यह भी कहा था कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी। उनके बीच प्रेम का संबंध था। हाई कोर्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को तलब किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर जालौन को यह निर्देश दिया कि एक मेडिकल बोर्ड को गठित करो, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाओ और उसके आधार पर उसकी उम्र का निर्धारण करो। हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता 18 वर्ष से अधिक उम्र की है। हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने और आगे तक जाकर पूरे राज्य के लिए यह सामान्य गाइडलाइंस जारी कर दी कि हर पोक्सो केस में इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा लड़की की उम्र का निर्धारण किया जाए और जमानत को सुनते समय, जो जमानत करवाने के लिए एप्लीकेशन लगती है, उसको सुनते समय उस मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए, उसको निर्णायक महत्व दिया जाए। हाई कोर्ट ने पूरे राज्य के लिए यह नियम जारी कर दिया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल यही था कि क्या हाई कोर्ट 439 CRPC, जो अब बदलकर 483 BNSS हो गया है, इसके तहत बेल एप्लीकेशन को सुनते हुए क्या पूरे राज्य के लिए कोई नियम तय कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत की सुनवाई में हाई कोर्ट केवल यह तय कर सकता है कि आरोपी को बेल दी जाए या नहीं दी जाए। यह उस विशेष केस का निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का उद्देश्य तो बहुत ही न्यायपूर्ण और सुधारात्मक था, लेकिन जमानत की जुरिस्डिक्शन में रहते हुए ऐसे निर्देश देना जो पूरे राज्य के कानून को बदल दें, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से, जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है। हमारे व्यूअर्स को पता ही है कि हालांकि हाई कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या तक करने का अधिकार होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस सुनवाई में हाई कोर्ट की उन शक्तियों को इन्वोक किया गया है, उन शक्तियों को आहूत किया गया है या नहीं किया गया है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि रिवीजन में बैठी हुई हाई कोर्ट अपील वाली शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल में बैठी हुई हाई कोर्ट
सारे राज्य का कानून निर्धारित नहीं कर सकती। लेकिन इस केस में हाई कोर्ट ने बेल के दौरान सारे राज्य के कानून को पलटना चाहा था, तो जजमेंट का इतना भाग सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह था कि पीड़िता की उम्र तय करने का सही तरीका क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी भ्रम के कहा कि उम्र निर्धारण के लिए कानून पहले से मौजूद है और तयशुदा है, और वह कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का सेक्शन 94। इस सेक्शन के तहत साक्ष्यों की एक तयशुदा और क्रमबद्ध व्यवस्था की गई है। सबसे पहले स्कूल या मैट्रिक सर्टिफिकेट को देखा जाता है। यदि ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद ना हो तो नगर निगम या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र देखा जाता है, प्रधान का सर्टिफिकेट देखा जाता है, और केवल तभी जब ये दोनों उपलब्ध ना हो मेडिकल उम्र निर्धारण का टेस्ट करवाया जाता है, जिसको आप बोन एज एक्सरे भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मेडिकल टेस्ट आखिरी उपाय है, पहला उपाय नहीं है। हाई कोर्ट ने इसको पहला उपाय बताने की कोशिश की थी। यदि स्कूल रिकॉर्ड मौजूद है तो जमानत के स्तर पर मेडिकल रिपोर्ट को प्राथमिकता देना कानूनन गलत है। इस तरह हाई कोर्ट द्वारा मेडिकल रिपोर्ट को निर्णायक मानना सेक्शन 94 को सीधा सीधा चोट करेगा और उसके विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किशोर प्रेम वाले रोमियो जूलियट टाइप मामलों में इसे एक गंभीर और सामाजिक संकट के रूप में देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं जहां दो किशोर जो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, साथ पढ़ते हैं, आपसी सहमति से किसी एक रिश्ते में आते हैं और परिवार या समाज की असहमति के कारण वही संबंध अचानक अपहरण और यौन अपराध में बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को केवल मिसयूज नहीं कहा, बल्कि इसे न्याय की प्रक्रिया के भीतर पैदा हुई एक विकृति बताया, जिसने कानून को उल्टा कर दिया है, यानी कि इन्वर्टेड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया कि स्कूल रिकॉर्ड में उम्र कम दिखा दी जाती है। जब परिवार को रिश्ता स्वीकार नहीं होता तब कानून को एक हथियार की तरह प्रयोग किया जाता है और एक किशोर लड़का वर्षों तक जेल में बंद रह जाता है। उसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसकी सामाजिक पहचान सब समाप्त हो जाते हैं। और होता यह है कि अंत में ट्रायल के दौरान यह सामने आता है कि मामला उस कठोर अपराध की श्रेणी का था ही नहीं जिसके कारण उस लड़के को जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इन्वर्जन ऑफ जस्टिस की स्थिति कहा। जहां कानून को सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही कानून युवाओं के जीवन को नष्ट करने का साधन बन जाता है। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार के मामलों में जांच एजेंसी और अदालतें अक्सर मैकेनिकल तरीके से उम्र के केवल एक डॉक्यूमेंट पर टिक जाती हैं। संबंधों की प्रकृति, पीड़िता के स्टेटमेंट, आपसी दोस्ती को नजरअंदाज कर दिया जाता है और सीमित दृष्टिकोण के आधार पर बातों को कोर्ट में जुडिशियली तय किया जाने लगता है, जो कि गलत तरीका है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पोक्सो कानून न तो कमजोर किया जा रहा है हमारे निर्णय के द्वारा और न ही बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता किया जा रहा है, लेकिन उसका उपयोग तय प्रक्रिया और विवेक के साथ ही होना चाहिए और वह आगे होगा भी। जमानत कोर्ट अपनी सीमा में रहेगा और उम्र निर्धारण सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की व्यवस्था के अनुसार ही होगा। किशोर प्रेम के जो रोमियो जूलियट जैसे मामले हैं, उनमें कानून को आंख मूंद कर नहीं बल्कि संवेदनशील दृष्टि से देखा जाएगा। यह निर्णय एक मानवीय संदेश देता है। कौन सा? जो आज के केस का है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध, कि कानून का उद्देश्य संरक्षण है, विनाश नहीं है, और जब कानून अपने उद्देश्य से भटकने लगे तो उसे सही रास्ते पर लाना कोर्ट का दायित्व होता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध का यह फैसला एक बिल्कुल साफ संदेश देता है कि पोक्सो जैसे मामलों में ट्रायल भावनाओं से नहीं बल्कि ट्रायल के ऊपर स्थापित किए गए कानूनी नियंत्रण से तय होता है, जो निर्दोष व्यक्ति को वर्षों तक जेल में सड़ने से बचाने के लिए है। इंडियन लीगल सिस्टम मानता है कि ऐसे केस न तो लंबी बहस से जीते जाते हैं और न ही सहानुभूति से। यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन,
स्पष्ट लाइन ऑफ डिफेंस और हर स्टेज पर लिया गया सही कानूनी निर्णय ही ट्रायल का परिणाम तय करते हैं। कोर्ट में आए हुए गवाहों को इंडियन लीगल सिस्टम अपनी कहानियां नहीं सुनाने देता, बल्कि उनके ही रिकॉर्ड को उन्हीं के सामने खड़ा कर देता है। उम्र के डॉक्यूमेंट हों, स्टेटमेंट्स हों या प्रोसिक्यूशन का नैरेटिव हो, सबको एक एक करके क्रम से तोड़ दिया जाता है। यही ट्रायल डोमिनेशन का तरीका होता है और इंडियन लीगल सिस्टम इसी तरह से ट्रायल प्रक्रिया को डोमिनेट करता है। यह डोमिनेशन अंत में ट्रायल के परिणाम को कंट्रोल करता है। संदेश सीधा है, यदि ट्रायल में उतरना है तो उस ट्रायल को इंडियन लीगल सिस्टम के तरीके से कंट्रोल करना होगा, वरना कानून अपनी पूरी कठोरता के साथ आरोपी को और आरोपी की डिफेंस दोनों को कुचल देगा। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं, तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।